नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 22 अप्रैल 2026, दिन बुधवार और आज की हिंदी तिथि है बैसाख माह के शुक्ल पक्ष षष्ठी। तो दोस्तों अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज 22 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत साल 1970 में हुई थी। इसका मकसद है लोगों को इन्वायरमेंट बचाने के लिए जागरूक करना, जैसे पेड़ लगाना, पॉल्यूशन कम करना और नेचर का ध्यान रखना। और साल 1915 में आज ही के दिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना ने पहली बार जहरीली गैस का इस्तेमाल किया था। यह युद्ध का एक बहुत खतरनाक और दर्दनाक मोड़ था, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। बिहार की राजनीति से एक अहम मुलाकात की खबर सामने आई है। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बैठक को राज्य और केंद्र के बीच कोऑर्डिनेशन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिहाज से काफ़ी अहम माना जा रहा है। हालांकि मुलाकात के स्पेसिफिक एजेंडा की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि बिहार के डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑनगोइंग योजनाओं पर चर्चा हुई होगी। ऐसी हाई लेवल मीटिंग्स राज्य के विकास कार्यों को तेज करने और केंद्र की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी यह मुलाकात बिहार के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और पॉलिसीज के लिए काफ़ी अहम साबित हो सकती है। वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच इंडिया ने कई अहम सेक्टर्स पर स्थिति को पूरी तरह स्टेबल बनाए रखा है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि देश भर में एलपीजी सप्लाई पूरी तरह नॉर्मल है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्राई आउट की स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल और एलपीजी के दाम बढ़ने के बावजूद सरकार ने सप्लाई को बिना किसी डिसरप्शन के बनाए रखा है। अब पोर्ट्स और शिपिंग की बात करें तो एडिशनल सेक्रेटरी मुकेश मंगल ने बताया कि वेस्टर्न पोर्ट्स पर कंटेनर ड्वेल टाइम में 97% की कमी आई है और यार्ड ऑक्यूपेंसी भी 80% से घटकर 60% हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि पर्शियन गल्फ में सभी इंडियन सीफर्स सुरक्षित हैं और सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने बताया कि इंडिया गल्फ देशों के साथ लगातार डिप्लोमेटिक आउटरीच बनाए हुए है। इसमें एस जयशंकर की यूएई यात्रा और अजीत डोभाल की सऊदी अरबिया यात्रा शामिल है। साथ ही पीयूष गोयल ने भी गल्फ देशों के साथ कई अहम बैठकें की हैं। वहीं असीम महाजन ने बताया कि इराक में फंसे 12 इंडियन सीफरर्स सुरक्षित मुंबई पहुंच चुके हैं। दूसरी ओर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की डायरेक्टर पूजा रुस्तागी ने कहा कि मिल्क सप्लाई और डेयरी सेक्टर पूरी तरह स्टेबल है और किसानों को पेमेंट्स भी समय पर मिल रहे हैं। अंत में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी में हुए फायर इंसिडेंट को लेकर सरकार ने जांच शुरू कर दी है और टीम मौके पर पहुंच चुकी है। यानी साफ है, ग्लोबल टेंशन के बावजूद इंडिया ने एनर्जी, पोर्ट्स और नागरिकों की सुरक्षा हर क्षेत्र में स्थिति को कंट्रोल में रखा है। इंडिया की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने करीब 975 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं ट्रॉल असेंबली की प्रोक्यूरमेंट के लिए, जो T-72 और T-90 टैंक्स में इस्तेमाल होगी। ये कॉन्ट्रैक्ट्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स इंडिया पीवीटी लिमिटेड के साथ किए गए और इस मौके पर डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह भी मौजूद रहे। अब समझिए कि ये ट्रोल असेंबली खास क्यों है। यह इक्विपमेंट माइन फील्ड्स को सुरक्षित तरीके से पार करने में मदद करेगा, एंटी टैंक्स माइंस के बीच व्हीकल सेफ लेन्स बनाने की कैपेबिलिटी देगा। यानी इंडियन आर्मी की माइनफील्ड ब्रीचिंग कैपेबिलिटी काफी मजबूत होगी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि यह कदम इंडिया की डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करेगा और साथ ही आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा देगा। इस प्रोजेक्ट से एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। यानी डिफेंस के साथ साथ यह कदम इकोनॉमी और डोमेस्टिक इंडस्ट्री दोनों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इंडिया जर्मनी डिफेंस टाइज को लेकर एक अहम दौरा शुरू हो गया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 3 दिन के ऑफिशियल विजिट पर बर्लिन पहुंच गए हैं। उनका स्वागत बेहद खास तरीके से हुआ। स्पेशल जर्मन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट में लाया गया और मुनिच से बर्लिन तक फाइटर जेट्स ने स्कॉट किया। बर्लिन पहुंचने पर उन्हें मिलिट्री ऑनर्स भी दिए गए। अपने दौरे के दौरान राजनाथ सिंह जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर से हाई लेवल टॉक्स करेंगे और डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही वो जर्मनी डिफेंस इंडस्ट्री के की रिप्रेजेंटेटिव से भी मुलाकात करेंगे, ताकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ज्वाइंट डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। यानी यह दौरा इंडिया और जर्मनी के बीच डिफेंस पार्टनरशिप को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। उड़ीसा के रूरकेला से डेवलपमेंट और कल्चर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया।
इनमें शामिल है प्लानिटेरियम और साइंस सेंटर, निर्मल मुंदा परिवेश पथ, ट्राइबल म्यूजियम, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कल्चरल प्रोग्राम्स भी देखे, जहां स्टूडेंट्स ने शानदार प्रस्तुतियां दी और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा लगाए गए ट्राइबल लाइफ एग्जीबिशन का भी दौरा किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ट्राइबल म्यूजियम उड़ीसा की ट्राइबल कल्चर और आइडेंटिटी का प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत से जोड़कर रखेगा। वहीं इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को लेकर उन्होंने कहा कि यह सिस्टम रूरकेला शहर में ट्रैफिक मैनेजमेंट को और इफिशिएंट बनाएगा। यानी यह पूरा इनिशिएटिव डेवलपमेंट और कल्चर दोनों को एक साथ आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश से महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। राजधानी लखनऊ में हजारों महिलाओं ने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सीएम आवास से विधान भवन तक मार्च निकाला। यह मार्च लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अमेंडमेंट बिल पर अपोजिशन के रुख के खिलाफ था। इस प्रदर्शन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स और कई मंत्री भी शामिल रहे। अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह एक्ट महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला ऐतिहासिक कदम है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अपोजिशन द्वारा बिल का विरोध एंटी वीमेन और अनडेमोक्रेटिक अप्रोच को दर्शाता है। सीएम ने यह भी कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद लखनऊ में महिलाओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी इस बात का संकेत है कि लोग पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम आवास योजना, और कहा कि इन योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। यानी साफ है, महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक और जन समर्थन दोनों तेजी से सामने आ रहे हैं। इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर एक अहम मिलिट्री इंगेजमेंट सामने आया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी अपने यूएस दौरे के दौरान फोर्ट साफ्टर में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किए गए। यह दौरा यूएस आर्मी पैसिफिक के साथ डिफेंस टाइज को मजबूत करने पर केंद्रित है। इस दौरान जनरल द्विवेदी ने यूएस आर्मी पैसिफिक के कमांडिंग जनरल रोनाल्ड पी क्लार्क और अन्य सीनियर लीडर्स से अहम बैठकें की। इन बैठकों में इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन, इंडो पैसिफिक रीजन में पीस और स्टेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा जनरल द्विवेदी ने आहू आइलैंड का एरियल टूर भी किया, जहां उन्होंने ट्रेनिंग इकोसिस्टम और मल्टी डोमेन ऑपरेशनल रेडीनेस को करीबी से समझा। यानी यह दौरा इंडिया और यूएस के बीच मिलिट्री पार्टनरशिप को और मजबूत करने और इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इंडिया साउथ कोरिया रिलेशंस को नई दिशा देने वाला एक अहम दौरा अब खत्म हो गया है। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे मयूंग ने अपने 3 दिन की भारत यात्रा पूरी कर ली है और अब वियतनाम के लिए रवाना हो गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस विजिट से कई सेक्टर्स में टेंजिबल आउटकम सामने आए हैं और पार्टनरशिप अब और मजबूत और फ्यूचर फोकस्ड हो गई है। प्रेसिडेंट ली ने इंडिया को स्टेट फास्ट पार्टनर बताया और हॉस्पिटैलिटी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारतीय जनता का आभार जताया। इस दौरान राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट मुर्मू ने उनके सम्मान में बैंकेट भी आयोजित किया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, सीपी राधाकृष्णन और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर भी मौजूद रहे। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ली के बीच बिलैटरल टॉक्स हुई, जिसमें फोकस रहा ट्रेड और फिनेंशियल सर्विसेज, एआई, सेमीकंडक्टर्स और एनर्जी, शिप बिल्डिंग और डिफेंस कोऑपरेशन। साथ ही कल्चर और पीपुल टू पीपुल टाइज को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। इस विजिट के दौरान कई मौज और एग्रीमेंट्स भी साइन हुए, जो इकोनॉमी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और स्पोर्ट्स जैसे सेक्टर्स को कवर करते हैं। यानी यह दौरा इंडिया साउथ कोरिया पार्टनरशिप को एक नए स्ट्रेटेजिक लेवल पर ले गया है। इंडिया और यूएस के बीच एक बड़ा ट्रेड डील अब फाइनल स्टेज में पहुंच गया है। यूएस ऑफिशियल्स के मुताबिक वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली के बीच ट्रेड नेगोशिएशंस में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है और डील लगभग तैयार है। इन टॉक्स में यूएस साइड को लीड कर रहे हैं ब्रेंडन लिंच, जबकि इंडिया की तरफ से दर्पण जैन डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार मोस्ट इश्यूज ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुके हैं और अब सिर्फ कुछ छोटे गैप्स बचे हैं, जिन्हें जल्द फाइनल किया जा सकता है। इस डील का फोकस है टैरिफ्स कम करना, बायलैटरल ट्रेड बढ़ाना और मार्केट एक्सेस इंप्रूव करना। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी कहा कि एग्रीमेंट का पहला फेज लगभग फाइनल है और अब सिर्फ लास्ट डिटेल्स पर काम चल रहा है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी ने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क पर सहमति जताई थी। अगर यह डील फाइनल होती है तो यह इंडिया यूएस इकोनॉमिक रिलेशंस के लिए एक बड़ा माइलस्टोन साबित होगी और दोनों देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को नई रफ्तार मिलेगी। यानी आने वाले समय में इंडिया और यूएस के बीच इकोनॉमिक पार्टनरशिप और भी मजबूत होने वाली है।
हैदराबाद से रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। इंडियन रेलवेज ने शहर के अलग अलग स्टेशनों से 8 नई वीकली ट्रेन सर्विसेज शुरू करने का फैसला किया है। ये नई ट्रेन कचेगुडा, चेरलापल्ली और नामपल्ली स्टेशन से चलाई जाएंगी और कई राज्यों को जोड़ेंगी। इस पहल में यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी की अहम भूमिका रही, जिन्होंने रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के साथ लंबे समय से चली आ रही मांगों पर चर्चा की थी। इन नई ट्रेन का सबसे बड़ा फायदा तिरुपति और तिरुचानूर जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा, क्योंकि 8 में से 5 ट्रेन इन्हीं रूट्स के लिए हैं। इसके अलावा भुवनेश्वर, जयपुर और श्री गंगानगर जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रूट्स भी शामिल हैं। शेड्यूल की बात करें तो पहली ट्रेन 5 मई से चेरलापल्ली भुवनेश्वर रूट पर शुरू होगी, जबकि बाकी सर्विसेज महीने भर में धीरे धीरे शुरू होंगी। श्री गंगानगर रूट की सर्विस 14 जुलाई से शुरू होगी और जयपुर रूट की तारीख जल्द घोषित होगी। यूनियन मिनिस्टर रेड्डी ने पीएम नरेंद्र मोदी और रेलवे मिनिस्टर का धन्यवाद भी जताया है। यानी ये नई सर्विसेज हजारों यात्रियों के लिए कंफर्टेबल और एक्सेसिबल ट्रेवल ऑप्शंस लेकर आएंगी। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में तनाव और बढ़ता दिख रहा है। ईरान के चीफ नेगोशिएटर और पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाघिर घालीबाफ ने साफ कहा है कि ईरान किसी भी तरह की बातचीत धमकियों के साय में स्वीकार नहीं करेगा और देश बैटल फील्ड पर नई रणनीतियां तैयार कर रहा है। इसी बीच ईरानियन स्टेट मीडिया ने यह भी स्पष्ट किया कि तेहरान की कोई डेलीगेशन अभी पाकिस्तान नहीं गई है, जो यह दिखाता है कि ईरान के भीतर भी आगे की रणनीति को लेकर चर्चा जारी है। यह स्थिति उस समय सामने आई है जब हाल ही में यूएस नेवी ने एक ईरानियन शिप को सीज किया था। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कॉन्फ्लिक्ट को लेकर मिक्स्ड सिग्नल्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें युद्ध खत्म करने की कोई जल्दबाजी नहीं है और सीज फायर की रिन्यू करने की संभावना भी कम बताई। बताया जा रहा है कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस संभावित टॉक्स में अमेरिकन डेलीगेशन को लीड कर सकते हैं। अगर कैजुअलिटी की बात करें तो ईरान में अब तक 3300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान में 2200 से ज़्यादा मौत हो चुकी हैं। इजराइल और गल्फ देशों में भी कई जाने गई हैं। यानी साफ है कि हालात अभी भी बेहद गंभीर हैं और डिप्लोमेसी के साथ साथ ग्राउंड सिचुएशन भी काफ़ी वोलेटाइल बनी हुई है। वेस्ट एशिया में सीज फायर तो है, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह शांत नहीं है। पिछले कुछ घंटों में कई घटनाओं ने संकेत दिए हैं कि तनाव फिर बढ़ सकता है। इजराइल ने साउथ लेबनान के लोगों को कुछ इलाकों से दूर रहने की चेतावनी दी है और कहा है कि हिजबुल्लाह के खतरे को देखते हुए फोर्सेज अपनी पोजीशंस मजबूत कर रही हैं। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर इजराइल किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। दूसरी तरफ यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सीज फायर उल्लंघन के आरोप लगाए और बताया कि यूएस फोर्सेज ने गल्फ में एक ईरानियन शिप को सीज किया है। हालांकि वाशिंगटन का कहना है कि अभी भी एग्रीमेंट की उम्मीद बनी हुई है, लेकिन सीज फायर की डेडलाइन नज़दीक आते ही अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस टॉक्स के लिए यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। वहीं लेबनान में लोग धीरे धीरे अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन डैमेज काफ़ी ज़्यादा है और रिकवरी आसान नहीं होगी। इसके अलावा सीरिया में भी बॉर्डर के पास लिमिटेड इजरायली रेड्स की खबर आई है, जिससे साफ है कि रीजन अभी भी सेंसिटिव बना हुआ है। यानी सीज फायर के बावजूद वेस्ट एशिया में टेंशन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और आने वाले दिन काफ़ी अहम साबित हो सकते हैं। केदारनाथ यात्रा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। केदारनाथ टेम्पल में अब मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। टेम्पल कमेटी के सदस्य विनीत पोस्ती ने बताया कि यह फैसला मंदिर की पवित्रता और श्रद्धालुओं के शांत दर्शन अनुभव को ध्यान में रखकर लिया गया है। अब मंदिर परिसर में मोबाइल फ़ोन लेकर जाना, फोटो या वीडियो बनाना और सोशल मीडिया रील्स बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। आज गोल्ड और सिल्वर के रेट्स में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर 24 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसका भाव लगभग 15,529 रुपये प्रति ग्राम है। यानी 10 ग्राम सोना लगभग 1,53,840 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब चांदी की बात करें तो आज सिल्वर का रेट लगभग 265 रुपये प्रति ग्राम चल रहा है। यानी 1 किलो चांदी लगभग 2,65,000 रुपये के आसपास पहुंच गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़ करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।